नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा पब्लिक एशिया बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों में शुरुआत करते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर के थाना नागल में हुआ फ्लैग मार्च और लॉकडाउन का भी हुआ पूर्ण रूप से पालन। और अभी आप देख सकते हैं कि नागल पुलिस का बेहद गुड वर्क कि लॉकडाउन का पालन भी करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि नागल एसओ जितेंद्र कुमार लगभग सुबह शाम दोपहर 3 बार फ्लैग मार्च भी कराते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है। मुस्लिम बाहुल्य जो गांव थे रात, वहां पर भी हम लोगों ने, नागल थाने ने वहां पर भी फ्लैग मार्च किया और लॉकडाउन का पालन भी करवाया जा रहा है। गरीब और असहाय व्यक्तियों को राशन भी दिलवाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो समाज के अंदर बुराइयां हैं या जो अपराध हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा रहा है और इसी अंकुश को लगाया 3 गो तस्कर को गिरफ्तार कर। इसी के साथ चलते हैं सहारनपुर की दूसरी खबर की ओर। सहारनपुर के नागल क्षेत्र के विधायक देवेंद्र नीम जी ने किसान समिति केंद्र का निरीक्षण किया और क्या कहा देवेंद्र नीम जी ने, देखिए हमारे संवाददाता हेमंत अरोड़ा की इस खास रिपोर्ट में। नागल क्षेत्र के विधायक देवेंद्र नीम जी ने नागल किसान सहकारी सीमित केंद्र अर्थात गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा वहां किसानों से बातचीत की। किस प्रकार से प्रति क्विंटल 20 रुपए अधिक तो नहीं लिए जा रहे हैं और आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो वहां पर उपस्थित किसानों ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। विधायक जी ने कहा कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसान सहकारी सीमित के चेयरमैन मान सिंह सैनी ने उनको पूरा संतुष्ट किया कि किसानों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी और नागल क्षेत्र के किसानों के हित में जितना भी हो सकेगा वह कार्य करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे रामपुर मनिहारन के नागल क्षेत्र के विधायक देवेंद्र नीम जी ने यहाँ औचक निरीक्षण किया अपनी पूरी टीम के साथ और यहाँ पर किसान सहकारी समिति के चेयरमैन मान सिंह सैनी जी भी थे। उनसे बात हुई तो सब कुछ सही पाया गया। किसानों से पूछा गया कि आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, जैसे सुना जा रहा था प्रति क्विंटल 20 रुपये लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर खड़े हुए किसानों ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है और विधायक जी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ। सहारनपुर से फिर एक बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ का मामला सामने आया। गौकशी में 3 बदमाश पकड़े गए, 2 मौके से हुए फरार और आरोपियों के कब्जे से कुछ अवैध सामान हुई बरामद। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर की थाना नागल पुलिस ने गौकशी की सूचना पर की थी छापेमारी। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश नासिम के पैर पर गोली लग गई और गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने नासिम को गिरफ्तार कर भेजा अस्पताल। मुठभेड़ के दौरान नासिम के अन्य साथी हुए मौके से फरार। पुलिस ने कॉम्बिंग कर फरार दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, छुरी सहित जिंदा गौश हुआ बरामद। यह घटना थाना नागल इलाके के ग्राम पंडोली की घटना बताई जा रही है। अभी हमें नागल थाने में आज यहाँ की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पर किया। मुठभेड़ में जो गो तस्कर थे वो लोग गिरफ्तार हुए। हमारे बीच में है देवन सीओ, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितने लोग थे और कब की घटना है? आज की घटना है, 3 लोग थे लोग। वहाँ से सूचना मिली कि यहाँ पे गौकशी कर रहे हैं लोग। तो थाना अध्यक्ष मैं फोर्स के पंडोली के जंगल में पहुँचे तो उनको अपना घिरा हुआ देखते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस के ऊपर। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की जिसमें एक बदमाश से गोली लगी और 2 मौके पकड़ लिए गए। सर, मौके से क्या क्या बरामद हुआ है? मौके से 2 तमंचे, 4 कारतूस जिंदा, 2 खोखे कारतूस बरामद हुए और 1 बछड़ा। तो सर, क्या इस मुठभेड़ में कोई पुलिस के लिए कोई जख्मी, कोई सिपाही? नहीं, ऐसा कुछ जख्मी नहीं हुआ है कोई भी। तो ये बड़ी वीरता के साथ हम लोगों ने मुठभेड़ की है उनके साथ जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, बाकी 2 हैं और वो अभी हवालात में ले आया गया है और उसको शायद बदमाश को डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया। खबर है मुजफ्फरनगर की। आप सभी जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बुरी तरीके से फैल चुका है। इस महामारी पर विचार करते हुए लॉकडाउन का 3रा चरण जारी किया गया। इस 3रे चरण को लेकर क्या कहा मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने, सुनिए। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन का 3य चरण प्रारंभ हो चुका है। इसके संबंध में विस्तृत आदेश प्रशासन द्वारा बहुत जल्द ही निर्गत किए जाएंगे।
इन आदेशों के साथ साथ मैं मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों से ये अनुरोध व अपील करता हूँ कि आप किसी भी कारण से यदि बाहर जा रहे हैं तो मास्क हमेशा लगा के रखें। मास्क लगाना अनिवार्य है। आप बाहर जहाँ भी जाएं 2 गज़ की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करें, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कोई दुकान हो या कोई भी आपका ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है। हमेशा हर जगह 2 गज़ की दूरी का पालन करें। आपस में अपने आगे और पीछे वाले व्यक्ति से बराबर दूरी बनाए रखें। सभी दुकानदारों से, सभी ऐसे लोगों से जिनको कोई परमिशन दी जाती है या कोई नई अनुमति मिलती है, मेरा स्पष्ट रूप से निर्देश व अनुरोध है कि आपकी दुकान के आसपास जो भी खरीदार या ग्राहक आते हैं, आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए। लोगों से 2 गज़ की दूरी बना के रखने के लिए कहिए, अन्यथा उनको सामान ना दें। और यदि कोई आपकी बात नहीं मानता है, कोई बदतमीज़ी करता है, आप तुरंत 100 नंबर या 112 पे कॉल करके हमें अवगत कराएं। पुलिस वहाँ पे तत्काल पहुँच के आपकी मदद करेगी। लेकिन आप स्पष्ट रूप से ये समझा दीजिए सभी को कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो आपके द्वारा उनको सामान नहीं दिया जाएगा। यदि ये पाया जाता है कि आपके द्वारा लगातार सामान का वितरण किया जा रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ना ही आपके द्वारा किसी को बताया गया है, तो इसमें कार्रवाई आपके विरुद्ध भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 1 से अधिक नहीं चलेगा। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी या समस्या है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मोटरसाइकिल पे 2 लोग हैं तो उनको प्रत्येक व्यक्ति को रोक के ये चेक किया जाएगा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी या कौन सी समस्या है जिसमें आपको एक साथ 2 लोगों को मोटरसाइकिल पे जाना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति के स्पष्ट रूप से निर्देश हैं, ये सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी समस्या के कारण, किसी भी आवश्यकता के कारण यदि आप बाहर जा रहे हैं तो अपना मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बराबर दूरी बनाए रखिए और जब तक कोई ज़रूरी काम न हो कृपया बाहर न निकले। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर पे बच्चों का भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें कि वो अकारण बिना मतलब के बाहर ना निकले। सभी स्कूल, कॉलेज और प्रतिष्ठान बंद हैं। ऑनलाइन लर्निंग व अन्य माध्यमों से शिक्षा का प्रदान किया जा रहा है, इसलिए ये ध्यान रखें कि बच्चे अकारण बिना मतलब के बाहर ना निकले, जिससे उनको व आपको बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। हम सभी को अब तक जिस तरह के हम लोग अपने घर पे रह के लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना से लड़े हैं, इसी प्रकार की मदद और मेहनत हमें आगे भी चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध, निवेदन, अपील व निर्देश सब कुछ है कि लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और कोरोना से लड़ते रहें। बिना मतलब, बिना किसी कारण के कृपया कोई भी बाहर ना निकले। धन्यवाद। वहीं भूखे प्यासे श्रमिक नारा लगाकर कुंभकर्णी नींद में सोए जिला प्रशासन को यह चेता रहे हैं कि सही सलामत सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसे ही लगभग 50 से ज़्यादा प्रवासी भारतीय लॉकडाउन होने की वजह से फंसे हुए हैं, जो एक रेलिंग मिल में पिछले कुछ वर्षों से मजदूरी कर परिवार का पेट भर रहे थे। लेकिन फैक्ट्री बंद होने के कारण इन सभी श्रमिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों का कहना है कि फैक्ट्री बंद होने की वजह से मालिक ने पगार देना बंद कर दिया, जो कुछ पैसे जोड़े थे वो भी खत्म हो गए हैं। इसलिए हम सभी अपने अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जब इन श्रमिकों की कोई मदद नहीं की गई, तो आज सभी पीड़ित श्रमिकों ने जिला प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करते हुए रोजगार नहीं तो घर जाने के नारे लगाए। यह सभी प्रवासी भारतीय बिहार और पूर्वांचल के रहने वाले हैं, जो प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर पैदल ही घर जाना चाहते हैं। आपका नाम? सिंटू कुमार। अच्छा पिंटू, कहाँ फंसे हुए हो और क्या काम करते हो आप मुजफ्फरनगर? मैं मुजफ्फरनगर में फंसा हुआ हूँ और रोलिंग मिल में काम करता हूँ। कितने लोग फंसे हुए हैं? यहाँ पे कम से कम 50 आदमी हैं। 20-25 आदमी बिहार के हैं, बाकी सब यूपी आजमगढ़ के हैं। और हम लोगों को कम से कम 2 महीना होगा बैठे हुए, न एक भी पैसा भी नहीं है। जो पेमेंट मिला सब खत्म हो गया, खा गए। हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो क्या जहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते हो उसके मालिक आपकी सहायता नहीं कर रहे? नहीं, कुछ भी नहीं करी। आज तक 2 महीना हो गया, पूछने भी नहीं आए कैसे हो कैसे नहीं हो, कुछ भी नहीं। तो आपने जिला प्रशासन से शिकायत की इस बारे में? शिकायत की, एक नंबर मिला था, वो नंबर बंद बता रहा था। अब मजदूर आदमी कौन सुनने वाला, बड़े आदमी। हम लोग फ़ोन भी बात किए, वो कोई मोबाइल जो भी नंबर मिला बंद बता रहा था।
अब क्या चाहते हो? हम घर जाना चाहते हैं सर। तो लॉकडाउन के चलते जब से पगार नहीं मिली है, किस तरह की स्थिति है परिवार में? बहुत कम से कम एक बार तो खाना राशन आया था मिलने 21 तारीख में, उसके बाद नहीं आया। अब हम लोग बिल्कुल तो सोचना पड़ रहा है, कैसे खाना खाएंगे, क्या करेंगे। सुबह बना रहे हैं तो शाम के कैसे बनाएंगे, शाम के बना रहे हैं तो सुबह कैसे बनाएंगे। अगर आपको जिला प्रशासन से कोई साधन नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या विकल्प होगा आपके? क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। बस पैदल वही सोचेंगे, पैदल जाएंगे, यहाँ पे मर रहे हैं, रास्ते में मरेंगे। एक नारा लगाया, क्या नारा लगाया हो कि रोजगार नहीं तो रोजगार नहीं है तो घर जाएंगे, जाएंगे। रोजगार नहीं है तो घर जाएंगे हम। तो क्या जिला प्रशासन ने आपके खाने की व्यवस्था नहीं की? कुछ भी नहीं व्यवस्था हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं? हम घर जाना चाहते हैं सर। आपका नाम? सागर कुमार। अच्छा सागर, क्या समस्याएं हैं आप लोगों के? समस्या यही है, हम लोग के भूखे हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कुछ पैसा मिला था, हम लोग खा चुके हैं 40 दिन में लॉकडाउन में। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। शाम को बना रहे हैं तो सुबह सोच रहे हैं क्या बनाएं। यहाँ किस फैक्ट्री में आप काम करते हम- थे? क्या काम करते थे? हम लोहा लगाते हैं। तो कब से आप यहाँ काम करते थे? हम तो काम लगभग अभी आया हुआ हमारा 6-7 महीना हो गया। तो अभी जो मालिक जो है फैक्ट्री का क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं करे, अभी तो तक तनख्वाह भी नहीं हुआ है। हम लोग का तनख्वाह भी नहीं हुआ है अभी। कितने लोग हैं आपके? लगभग कितने? 30-35 लोग हैं। अब क्या चाहते हो आप? घर जाना चाह रहे हैं। जिला प्रशासन कोई सुध नहीं लिया? कुछ भी नहीं। 1-2 बार ऐसे पर्चा भी भर के हम लोग दिए, उसका कोई अभी तक निदान नहीं आया। क्या करेंगे, लास्ट में पैदल जाएंगे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपका नाम? शबनम देवी। शबनम, कहाँ इस समय आप लोग रह रहे हो और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं। मेरा पति थी, लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे पति को घर जाना चाहती हूँ। घर क्यों जाना चाहते हो? काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है, इसी कारण। तो क्या पगार वगैरह मिली नहीं मिली? नहीं, 2 महीना नहीं। कुछ नहीं मिला। क्या जिला प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली? नहीं। कुछ नहीं। तो घर में राशन पानी है? कुछ नहीं है कुछ अभी। नहीं। सर, क्या मामला है ये जहां आपने खाना वितरण किया है आज? जी ये मामला कुछ मीडिया के माध्यम से पता चला था कि इस सुजड़ू गांव के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें कुछ लोग जो बाहर के लेबर है, बिहार के बैठे हुए, इनको खाने की दिक्कत आ रही है। तो मीडिया के माध्यम से पता चला तो हम लोगों ने आके संज्ञान लिया और मौके पर उनको खाना भी दिया है। और वो जिद कर रहे हैं कि हमें बिहार भेजिए, हमें घर जाना है। तो उनकी लिस्ट प्रोवाइड हो गई है और लिस्ट के माध्यम से जब तक ये नहीं जाते हैं यहाँ से, तब तक उनको खाना लगातार हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, पहुँचाएंगे। उनको नंबर भी दे दिया गया है। जब आपको खाने की रिक्वायरमेंट हो, दिन में, शाम को, जब भी हो, आप बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आने वाले टाइम में लॉकडाउन 3 में दिक्कत हो सकती है और उनके लिए हम लोग पूर्ण व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। जबकि शहर से बाहर का मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं, खाना पहुँचेगा इनको। अच्छा, दो चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण शुरू हो रहा है। जी। तो दो चरण में क्या उपलब्धियां रही आप लोगों को? 2 चरण में उपलब्धि ये रही कि शहर में लगभग 45 से 50 संस्थाएं हैं जो लगातार खाना बना के दे रही हैं। उसके साथ साथ कुछ संस्थाएं हैं जो जानवरों का भी ख्याल रख रही हैं, आवारा जानवर हैं या कुत्ते हैं, उनका भी ख्याल रख रही हैं। और अभी तक उपलब्धि यही है कि शहर में कहीं से भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि कहाँ पे खाना ना पहुँचाया जाए। ऐसे कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, ना मीडिया के माध्यम से, ना अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से, ना जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। और लगातार ख्याल रखा जा रहा है। शहर में 3 फूडमैन लगी हुई हैं तीनों थानों में, उनके द्वारा, और पर्सन मेरी गाड़ी है उसके द्वारा भी लगातार हम लोग सहयोग कर रहे हैं और मौके पर पहुंच के लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा चरण भी इसी तरह से? हाँ बिल्कुल, 100% तीसरे चरण में भी पूरा प्रयास यही है कि कहीं भी कोई भूखा ना सोए। यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य का पालन करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल है कि जो फैक्ट्री में जिसमें काम करते थे उसकी लापरवाही सामने मिली है, आपने खाने व्यवस्था की, तो आपके द्वारा क्या उनको उस पर कार्रवाई की जाएगी कुछ फैक्ट्री? हाँ बिल्कुल, मैं उच्च अधिकारियों को संज्ञान बताऊंगा। सीडीओ साहब देखते हैं गांव का पूरा एरिया, और डीएफओ साहब मैं बताऊंगा कि इनके द्वारा जिनके पास लेबर है, पहले तो व्यवस्था उन्हीं को करनी है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो लिखित में देते तो प्रशासन करता, लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे, कोई व्यवस्था नहीं होती, हम लोग खाना उनको बना हुआ पहुँचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ओर से ये प्रयास जारी रहेगा। ठीक है। सर, 30 परिवार हैं जो उन्होंने मांग करी है कि हम बिहार के रहने वाले हैं, सर वो जाने की मांग कर रहे हैं। सर क्या मामला है पूरा, क्यों मांग कर रहे हैं सर वो?
जो जनपद जो मीडिया से हमको सूचना मिला था कि जनपद में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अदर स्टेट के भी हैं, जो यहाँ पे लेबर का काम करते थे, लॉकडाउन में फंस गए हैं, वापस नहीं जा पा रहे हैं। हमने उनका डेटाबेस बनवाया हुआ है चारों तहसीलों का। उसमें हमने 2 टाइप के डेटाबेस बनवाए हुए हैं, जो अंतर्राज्यीय जो लोग रहने वाले हैं और जो बाहर के स्टेट के लोग रहने वाले हैं, दोनों का हमने डेटाबेस बनवा रखा है। अभी हम जो अंदर के ज़िलों में जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हीकरण करके हम धीमे धीमे भेजने की व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी हमने पिछले 3 दिनों में बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, इन सभी लेबरों को जो थे इनके घर पहुंचवाया हुआ है। अभी जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए पॉलिसी शासन स्तर पर बन रही है कि उनको किस प्रकार से हम उनके राज्यों में भेजा जाए, उसके लिए ऊपर व्यवस्था चल रही है। जैसे ही हमको कोई उनके डेटाबेस हमने कंट्रोल रूम में नोट करा रखे हैं, जैसे ही हमें कोई निर्देश प्राप्त होगा इन लोगों को भेजने के लिए, हम तत्काल इनके भेजने की व्यवस्था करवाएंगे। और जब तक इनके भेजने की व्यवस्था नहीं होती है, यदि इन्हें कोई खाने पीने की राशन की समस्या है, तो वो दूसरे राज्य के हमारे एक तरह से गेस्ट हैं, हम उनके पूरे खाने पीने राशन की व्यवस्था करेंगे जब तक उनको उनके गंतव्य स्थानों तक ना भेज दिया जाए। सर, उनका ये भी आरोप है कि कंट्रोल रूम में भी सूचना दे दी गई है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं, इस वजह से वो जानना चाहते हैं कि खाना वगैरह नहीं है उन पर, इस तरह का सर बताया। खाना तो हम खिला देंगे, खाना हम खिला भी रहे हैं, लेकिन चूँकि अदर स्टेट में बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक के लेबर यहाँ पे मौजूद है और उनको इंटर स्टेट अभी भेजने के लिए शासन से अभी व्यवस्था चल रही है, ट्रेन के माध्यम से या बसों के माध्यम से। वो जैसे ही हमको निर्देश प्राप्त होगा, हम इनका सूची हमारे पास मौजूद है, हम इनको इनके गंतव्य स्थान तक भेज देंगे। रुक करते हैं अलीगढ़ की ओर, जहां पहले दुकानें 6 से 10 बजे तक खुला करती थी, लेकिन रेड जोन की वजह से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलने लगी और नगरीय एसडीएम को संपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन 3.0 में अलीगढ़ में सोमवार से नागरिकों को राहत बढ़ गई है। जहां पहले केवल आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सीमित क्षेत्रों की दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही थी, तो अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, अलीगढ़ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन के अलावा रेड जोन उस्मान पड्डा क्षेत्र को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने निर्देश पर शराब की एकल दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोला गया। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। रेड और ऑरेंज जोन के संबंध में क्या कहा नगरीय एसडीएम चंद्रभूषण सिंह ने, सुनिए। तो क्या क्या मुख्य बिंदु रहे? अभी जो थर्ड जो ये लॉकडाउन का जो 15 तारीख का प्रोटोकॉल है वो शासन द्वारा आया है, उसी के संबंध में हमने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें चूंकि अलीगढ़ नगर निगम का क्षेत्र रेड जोन में है, तो रेड जोन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हम लोग पहले 6 से 11 तक खोलते थे, 10 तक, अब उसका समय बढ़ा करके 7 से 1 बजे तक कर दिया गया है। शेष जो मोहल्ले हैं जो बस्ती में हैं, जहाँ पर अगर कोई किराना की दुकान है तो उनको भी खोलने के लिए कहा गया है और बाकी निजी कार्यालय जो है उनको 33% क्षमता से खोलने के लिए कहा गया है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र उसमें ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन में जो भी गतिविधियां हैं वो सारी अनुमन्य की गई हैं, खास करके औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया गया है, कृषि संबंधी कार्य शुरू किया गया है, मनरेगा संबंधित कार्य, पंचायतों का कार्य शुरू किया गया है और नगरीय क्षेत्र में जो दुकानें ग्रामीण जो टाउन एरिया और नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें एसडीएम्स को निर्देशित किया गया है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दुकानें खुलवाई जाए और वहाँ पर लगातार नियमित रूप से मजिस्ट्रेट की तैनाती करके उनकी निगरानी की जाए कि कहीं तो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश के क्रम में जो शराब की दुकानें हैं वो 10 बजे से 7 बजे तक खोलने के निर्देश हैं, उनको एकल दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट एरिया और रेड जोन में दुकानें यथावत बंद रहेंगी और आबकारी विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अधिकारियों को लगा करके बाकायदे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, यातायात को लेकर के चूँकि शहर रेड जोन में है तो कोई भी वाहन अनुमन्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे वाहन 4 पहिया वाहन है उसको 50% क्षमता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में या एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने के लिए अलाउ किया गया है और परंतु इन वाहनों को शहर में आने की अनुमति नहीं। सर, हरदुआगंज का एक वीडियो आया, हरदुआगंज में एक किसी व्यक्ति ने एक वीडियो जारी किया है
मेरे द्वारा उसका अवलोकन किया गया है। अवलोकन में स्पष्ट है कि वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था पर्याप्त है, ठीक है। मेरे द्वारा कल ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को भेज करके निरीक्षण कराया गया था, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं मानक के अनुसार पाई गई हैं। ये किसी द्वारा इरादतन शरारत की गई है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में हुआ फ्लैग मार्च। समस्त थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी संपूर्ण आबादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। साथ ही जनता को लॉकडाउन और गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए। देखिए हमारी इस वीडियो में। लॉकडाउन में नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में क्षेत्र अधिकारी नगर तृतीय अनिल समानिया व क्षेत्र अधिकारी प्रथम विशाल पांडे के पर्यवेक्षण में संक्रिय क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस बल के साथ मैं सुरक्षा उपकरणों के फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही जनता को लॉकडाउन व गाइडलाइंस का पालन करने का भी निर्देश दिया गया। अब हम आपको खबरों में ले चलते हैं मेरठ, जो कि रेड जोन एरिया है। ठेकों पर लगी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। लोगों ने शराब खरीदने के लिए मचाई अफरा तफरी। देखिए हमारी इस वीडियो में। मेरठ में भोला जाल पर सरकारी देशी शराब की दुकानों पर शराब लेने के लिए लोगों में अफरा तफरी मची रही। शराब पीने वाले लोगों की लंबी कतारों में लाइन लगी रही। वहीं एक तरफ मेरठ कोरोना वायरस मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मेरठ रेड जोन में शामिल है, उसके बावजूद भी देशी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जब जानी थाना अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह से पूछा कि शराब के ठेके को परमिशन कहां से मिली, थाना अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह ने बताया, यह बात आप आबाकारी अधिकारी से बात करके पूछिए। यही हाल थाना रोहटा का रहा। यह ठेकों पर खूब जमकर शराब की बिक्री हुई। बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां लॉकडाउन में ढील के बाद चंडीगढ़ निवासियों ने सुखना लेक पर की सैर। देखिए हमारी इस वीडियो में। आज कई दिन बाद ये मौका मिला है भागने का, सैर करने का। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे लगता है शायद ये मौका वैसे बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होता है कि कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, किसी को और प्रॉब्लम होती है, और वैसे ही वॉक और रनिंग से जो हमारा इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें हमारी बॉडी को ताकत मिलती है। ठीक, थैंक यू। एक्चुअली मैडम आपका नाम? मेरा नाम स्वीन है। नहीं, आपका ये क्या कहना है कि 1.5 महीने बाद आज सैर करने का मौका है? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आज आपको? आज फ्रेश लग रहा है। लोगों के लिए क्या मैसेज, जो बीमार लोग थे जिनको सैर करने का मौका ही नहीं मिला, उनके लिए खुशखबरी का टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। उनको अच्छा फील होगा। अब 1.5 महीने बाद घर से बाहर निकल रहे हैं, क्लाइमेट भी कुछ चेंज लग रहा है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। सिटीजन की तरह हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक, इतना हम सब अलर्ट हो चुके हैं। हाँ जी, बंसल साहब थोड़ा की कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी साहब ने हमें 1 महीना 40 दिन अंदर बंद करके सबको समझा दिया है हम लोगों को कैसे रहना चाहिए। अब उन्होंने बेचारों ने सारी उम्र का कोई ठेका तो लिया नहीं, हम लोग उसको भी ना अडॉप्ट करें, समझे ना। उन्होंने इकॉनमी भी ख़राब हुई है, सब कुछ हुआ है, मगर फिर भी अपनी जनता को बचाने के लिए इतना बड़ा उन्होंने आदेश दिया हम लोगों को, हमने उसका पालन किया है। अब वो सारी उम्र तो इसको कह नहीं सकते, हमें इससे समझ आ जानी चाहिए कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस वक्त जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ज़रूरत है तो जाना चाहिए, नहीं अपने घर में रहना चाहिए। बहुत मजबूरी हो तो किसी को मिलना चाहिए, नहीं तो मिलना नहीं चाहिए। अब उन्होंने हमारे को 1 महीने में सब कुछ सिखा दिया है, तो हम उसका अगर फिर भी ना पालन करें, हम लोग अंदर ही रहना चाहें, उसको तोड़कर ख़राब कर लें इस माहौल को, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर। चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग में पूरी खुशी के साथ अपने घर जाने की तैयारी करे बैठे हैं। इन सभी का मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही बसों में रवाना किया जाएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये जो लोग बैठे हुए हैं उत्तराखंड जाने के लिए, तो ये सुबह से कितने बजे के आए हुए सर? भाजी हम 6 बजे से ये स्टार्ट किया था। ठीक है जी। 6 बजे आना इन्होंने स्टार्ट किया, इनको हम टोकन दे रहे हैं। ठीक है। बसें इनकी देहरादून से चली हुई हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगी
हाँ, और हेल्थ टीम पहुंचने वाली है यहाँ पे, इनका चेकअप करा के। अच्छा। हाँ जी, प्रॉपर चेकअप होएगा इनका, चेकअप करा के इनको बसों में बैठाया जाएगा, वो इनको देहरादून लेके जाएंगे। आगे इनका जहाँ जहाँ गांव है या कोई दूसरी जगह है, वहाँ से आगे इनका सोर्स अलग है। ठीक। अच्छा, मेडिकल टीम आने वाली है? हाँ, हेल्थ की टीम प्रॉपर इनको चेक करेगी, वो पहुँचने वाली है जी। अच्छा, जिनकी चेकिंग होगी वही बसेज में यहाँ से हाँ सफर करके जो जाएगा? बिल्कुल ओके होगा वो जाएगा। दूसरा, जिसके पास अलाउ किया गया, जिसको अप्रूव किया गया, अभी उसके पास परमिशन दी गई है, चाहे वो उत्तराखंड ने दी है, देहरादून डीएम ने दी है उत्तराखंड स्टेट ने, या हमारे यूटी प्रशासन ने दी है, वो यहाँ से जाएगा। तो एक बस में कितने लोग बैठेंगे सर? इसका मुझे नहीं मालूम जी, उनका प्रोसेस अलग है। वो एक बस में बस ड्राइवर को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी, कंडक्टर को क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उनके प्रशासन की बात है। वो एक में कितने लेके जाएगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते। ठीक है। ये देखिए कितना सोशल डिस्टेंस है, यहाँ पे बैठे लोग वेट कर रहे बसेज की, लेकिन सोशल डिस्टेंस बिल्कुल इन्होंने बनाया हुआ है और सभी ने अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, ताकि जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, तो लोग देखिए सोशल डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं। इनकी बसें अभी आएंगी, बसेज में ये उत्तराखंड की ओर जाएंगे, वहाँ से आगे आगे अपने गांव को निकल जाएंगे। खबर है हरिद्वार की, जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बंसीवाले बाबा की संस्था द्वारा निरंतर चलने वाले भंडारे पर समाज की ओर से आभार व्यक्त किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरिद्वार संत की प्राप्ति खुद कष्ट में रहकर समाज को सुख देने की होती है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से बंसीवाले बाबा भूखे को रोटी, प्यासे को पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। निरंतर चलने वाले भंडारे के प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराने वाले बाबा को जितनी प्रशंसा इसमें मिलती है, वह किसी साधना से कम नहीं। ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन से ही भगवान के दर्शन की अनुभूति होती है। यह कहना है राष्ट्रीय सर्वसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख पदम सिंह जी का। उत्तरी हरिद्वार स्थित बंसीवाले बाबा के आश्रम पर पहुंचकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनकी संस्था द्वारा निरंतर चलने वाले मां अन्नपूर्णा भंडारे पर समाज की ओर से आभार व्यक्त किया। आरएसएस प्रचार प्रमुख पदम सिंह ने कहा कि सनातन परंपरा में ऋषि मुनियों का वर्णन है। तपस्वी संत अपना सब कुछ समाज की रक्षा के लिए समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा बंसीवाले यहाँ नाम तथा गुण एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, यही मेरे जीवन का संकल्प है और इसी संकल्प को गत 30 वर्षों के सतत पूर्ण करते चले आ रहे हैं। बाबा जी द्वारा बद्रीनाथ सहित अन्य कई धामों पर भी 30 वर्षों से अखंड भंडारे व भागवत का आयोजन किया जा रहा है। बाबा जी की बद्रीधाम की यात्रा में 4000 भक्त भी यात्रा करते हैं। कोविड-19 श्रमिक महामारी में भी 23 मार्च से कैंपों में रहने वाले फक्कड़ साधु व अन्य जनों लगभग 2000 का भोजन नाश्ता प्रतिदिन आश्रम द्वारा तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लगभग 100 क्विंटल आटा, दाल व घी, तेल, मसालों का सहयोग निरंतर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी अपने संकल्प पर बाबा जी के दृढ़ संकल्पित हैं, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। पदम जी ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि ऐसी दिव्य आत्मा को दीर्घ आयु व स्वस्थ जीवन देकर मानव जीवन की सेवा के संकल्प को पूर्ण करते रहे। बाबा जी का सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प चरणों में रहकर आशीर्वाद लिया। बाबा बंसीवाले का आभार व्यक्त करने वालों में आरएसएस के विभाग प्रचारक शरद कुमार, अमित शर्मा, अमित त्यागी, नितिन, मनीष आदि मुख्य थे। बड़ी खबर बरेली से, जहां माननीय चेयरमैन मोहम्मद इलियास ने पंच के लोगों को जनता कर्फ्यू की जानकारी देते हुए कहा कि मास्क लगाकर रखें। हमारे ब्यूरो चीफ संवाददाता अनवर हुसैन अंसारी से यह भी बताया कि हमारे कर्मचारी खाना वितरण भी करते हैं। देखिए हमारी इस वीडियो में। जिला बरेली के तहसील मीरगंज में नगर पंचायत अध्यक्ष
मोहम्मद इलियास हुसैन अंसारी की तरफ से लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस से मुक्त रहने के लिए माननीय चेयरमैन मोहम्मद इलियास हुसैन ने मीरगंज की जनता को जनता कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी और हिदायत दी और जनता को समझाया कि मास्क लगाकर रहें, माननीय प्रधानमंत्री जी का पालन करें, अच्छे से हाथ धोएं, मुंह, नाक, कान और हाथ ना लगाएं और गली गलियों में सैनिटाइज दवाइयों का इस्तेमाल किया, जिससे मच्छरों बीमारियों कस्बा मीरगंज की जनता मुक्त रहे। और अपने कर्मचारियों के बीच पब्लिक एशिया के ब्यूरो चीफ संवाददाता अनवर हुसैन अंसारी से बात करते हुए यह भी कहा, हमारे कर्मचारियों द्वारा खाना भी वितरण किया जा रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले उनको घर घर जाकर खाने का पैकेट भिजवाया जा रहा है। पब्लिक एशिया की टीम ने जाकर माननीय चेयरमैन मोहम्मद इलियास जी से बातचीत की और हमारी टीम को पूरी बात बताते हुए यह भी कहा, हमारे क्षेत्र में किसी भी तरीके से कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अंसारी ब्यूरो चीफ पब्लिक एशिया दैनिक समाचार पत्र से हूँ और मैं इस वक्त नगर पंचायत मीरगंज में मौजूद हूँ, जहाँ के काफ़ी रौनक है नगर पंचायत में। और मौजूद हमारे चेयरमैन साहब श्री मोहम्मद इलियास अंसारी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। और ये जान कर के देखिए कि जो भी कर्मचारी लोग हैं यहाँ पे वो अपने अपने कार्य पे इस समय मौजूद हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस समय जो सोशल मीडिया पर जिस भी तरीके से जो आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि जगह जगह कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में आतंक फैला हुआ था। कुछ राहत मिलने लगी है और उसके बावजूद मैं अभी इस वक्त चेयरमैन साहब से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। और देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय चेयरमैन साहब जो हैं इलियास हुसैन अंसारी जी। मैं इनसे कुछ वार्ता करूंगा जो आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे जो रौनक है, जो हमारे कर्मचारी मतलब इतनी दिक्कतों के आने के बाद भी अपना कार्य पे मौजूद हैं, इसके बारे में आपको हमारे कर्मचारी जो हैं बहुत ही तन मन से लगे हुए हैं। जिस दिन से कर्फ्यू का ऐलान हुआ है 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लागू हुआ 21, 22, 23 के लिए। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से आपने दिशा निर्देश दिया, 21 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया। उस 21 दिन के कर्फ्यू में हमारी नगर पंचायत की टीम सुबह 6 बजे से 10 बजे वाली शिफ्ट में और दोपहर 1 बजे से 5 वाली शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्टों में बड़ी ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं लगातार। और मीरगंज को हर तरीके से बीमारी से बचाने का संकल्प लिया हुआ है, महामारी से बचाने के लिए प्रयासरत हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जो भी महामारी में दवाइयाँ छिड़काव होना है, लगातार एंटी लार्वा मलेरिया की दवाइयाँ और सैनिटाइज़र वगैरह दोनों शिफ्टों में गलियों में 12 वार्ड हैं, 12 यो वार्डों में। इसके अलावा अलग अलग जो संस्थाएं हैं, CSC है, ब्लॉक है, बैंक हैं, उन सब जगहों पर सैनिटाइज किया गया है। और हमारे जो प्रवासी लोगों को रोका गया था 4 जगहों पे, BDM पब्लिक स्कूल में रोका गया, राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज, स्वामी दयानंद डिग्री कॉलेज है और सत्संग भवन में रोका गया था। उन जगहों पे दोनों टाइम जाके सैनिटाइज किया जा रहा था। हमारे कर्मचारियों द्वारा वहाँ साफ़ सफाई, खाने का वितरण किया गया और वहाँ साबुन पेस्ट वगैरह पहुँचाया गया उन लोगों के लिए अलग से। इसके अलावा फॉर्मिंग भी करी, जिससे काफ़ी हद तक हमारे यहाँ कोई इस तरीके का कोई मैरिज नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं आया किसी। कोई लोग बाहर से भी आए, उनकी भी जांचें रिपोर्टें हुई, सभी नेगेटिव हैं। बहुत ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि सभी लोग जो अपना काम कर रहे हैं मेहनत से, उनकी मेहनत कामयाब हो रही है। देखिए इस वक्त हम कर रहे थे मोहम्मद इलियास हुसैन अंसारी चेयरमैन साहब से बात, और आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब का कहना है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई भी पेशेंट मौजूद नहीं है। इस समय नगर पंचायत मीरगंज में मैं मौजूद खड़ा हुआ हूँ और माशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे कर्मचारी भी मुझसे जुड़े हुए हैं और इनको कहीं पर भी किसी भी जगह से कोई भी फील्ड में परेशानी नहीं आई है। और आज का दिन भी एक ऐसा है कि जो चेयरमैन साहब देखिए फ़ोन करने पे तुरंत पहुँचे और उन्होंने कई जगह बताया कि खाना वितरण किया गया है। हमारे 12 वार्ड हैं, 12 वार्डों में हमने दवाओं का निस्तारण किया गया है। इस संबंध में हमारे चेयरमैन साहब ने काफ़ी सहयोग किया है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। पब्लिक एशिया से अनवर हुसैन अंसारी की रिपोर्ट, बरेली से ब्यूरो चीफ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पब्लिक एशिया के साथ।